एक चीज इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक साल में 2023-24 में दो ग्रुप्स जिनको इलेक्टोरल ट्रस्ट कहते हैं, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को लगभग 1200 करोड़ रुपए दिए। वाओ, 1200 करोड़, दैट्स अ माइंड ब्लोइंग नंबर। है ना? और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, जिनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, पर्दा के पीछे से ऑपरेट करते हैं। सही है। मतलब ये पॉलिटिक्स का वो इनफॉर्मल फेस है जो ज्यादातर हेडलाइंस में नहीं आता। एग्जैक्टली पर पॉलिसी जरूर बनवाता है। सो दैट्स कूल ना। अगर आपको ये हुक इंटरेस्टिंग लगा तो सोचिए पूरी चर्चा कितनी ऑसम होने वाली है। तो इससे पहले कि हम जंप इन करें, एक छोटा सा काम कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। हाँ, और वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए सो यू नेवर मिस एन अपडेट। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा मिशन ये है। हमारे एक लिसनर ने हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भेजे हैं और सभी इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स के रोल पर फोकस्ड हैं। राइट, और हमारा प्लान इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम सिंपल, एंगेजिंग और सुपर मेमोरेबल बनाना है। बेसिकली अ कॉफी चैट विद योर स्मार्टेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल। तो आज का लर्निंग मैप क्या है? ओके, सो आज के इस मैसिव सेशन में हम 5 की एरियाज कवर करेंगे। पहले हम एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स की दुनिया में चलेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पावरफुल बिजनेस एसोसिएशंस पॉलिसी मेकिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। गॉट इट। उसके बाद हम फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के मेथड्स और उनकी इफेक्टिवनेस को एनालाइज करेंगे। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स की पावर डायनामिक्स। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है। और आखिर में हम इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग इंडिया में असेस करेंगे। सो बकल अप दोस्त, लेट्स बिगिन। चलो, let's jump right into our first big topic. Question: What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies, and advocating for environmental protection in India. GS2 Indian Polity 2025, 15 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सिटीजन एक्शन। Okay, तो सबसे पहले ये environmental pressure groups आखिर हैं क्या? एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बिल्कुल, इन्हें ऐसे सोचिए, ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज हैं। एक छोटे से ग्रासरूट्स कम्युनिटी मूवमेंट से लेकर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एनजीओ तक कुछ भी हो सकता है। और इन सबका मिशन एक ही है। हाँ, इनका एक सिंगल पावरफुल मिशन है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। दे आर एक तरह से प्लैनेट के एडवोकेट्स। इसको आसान बनाने के लिए कोई माइक्रो स्टोरी या रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं? ऑफ कोर्स, सबसे फेमस एग्जांपल सोचिए, द चिपको मूवमेंट। गांव के लोग, स्पेशली औरतें, लिटरली पेड़ों से चिपक गए उन्हें काटने से बचाने के लिए। राइट, आई रिमेंबर द पिक्चर्स। बहुत पावरफुल इमेज है ना? वो कोई बड़ा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बस आम लोग थे जो एक प्रेशर ग्रुप बन गए अपने लोकल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यही कोर आइडिया है। वाह, परफेक्ट एग्जांपल। तो चलिए अब मॉडल आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। एक इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन तो इन ग्रुप्स को डिफाइन करेगा और उनकी इंपॉर्टेंस बताएगा। राइट, एज वॉच डॉग्स इन अ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। अब बॉडी के लिए क्वेश्चन उनका रोल पूछता है। इसको हम 3 की पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला है रेजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। सही है, ये उनका फाउंडेशन है। पहले लोगों को केयर करवाना जरूरी है और इसके लिए वो कई तरीके यूज करते हैं, जैसे कि पेशेंट प्रोग्राम्स। ये इश्यूज को आम लोगों के लिविंग रूम्स और नेशनल हेडलाइंस में ले आते हैं। ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। हमने चिपको मूवमेंट 1973 की बात की, और भी हैं जैसे साइलेंट वैली प्रोटेस्ट्स इन द 70s एंड 80s, और हाल ही का सेव आरए कैंपेन मुंबई में 2019। राइट, आरे वाला तो बहुत रीसेंट है। हाँ, और ये दिखाता है कि सिटीजन वॉइसेस में कितनी पावर है जब वो यूनाइट हो जाते हैं। बिल्कुल। और क्या मेथड्स हैं? तीसरा, डिजिटल एंड मीडिया आउटरीच। दिल्ली का स्मॉग हो या यमुना रिवर पोल्यूशन, सोशल मीडिया पे डिबेट से रेगुलेटर्स पर एक्शन लेने का प्रेशर बनता है। एक हैशटैग पूरा मूवमेंट चला सकता है। सही बात है। फोर्थ? चौथा है एजुकेशन। WWF के इको स्कूल्स या टेरी के ग्रीन कैंपस प्रोग्राम्स, ये यंग एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। और आखिरी? आखिरी है एक बहुत पावरफुल टूल, ग्रास रूट्स डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लोकल एनजीओज ने कोल माइनिंग के वायोलेशंस पर एविडेंस कलेक्ट किया। अच्छा, डेटा इकट्ठा किया। हाँ, और ये डेटा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में केसेस के लिए बहुत क्रूशियल बन गया। ये तो बहुत डिटेल्ड है। यहाँ मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन आता है, हाई मार्क्स के लिए अवेयरनेस के अंडर इतनी वैरायटी ऑफ मेथड्स मेंशन करना कितना जरूरी है, या बस दे रन कैंपेन्स लिखना काफी है? नहीं, ये क्रिटिकल है। डाइवर्स मेथड्स मेंशन करना, जैसे कैंपेन्स, कम्युनिटी वर्क, डिजिटल आउटरीच और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग शो करता है। मतलब ये दिखाता है कि आपको हाउ पता है, सिर्फ व्हाट नहीं। एग्जैक्टली, इट पेंट्स अ 360 डिग्री पिक्चर ऑफ देयर फंक्शनिंग। एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने टॉपिक को गहराई से समझा है। ठीक है। अब एक कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन, आपने एनजीटी का जिक्र किया। एक 10th ग्रेड स्टूडेंट के लिए क्या आप जल्दी से समझा सकती हैं कि एनजीटी क्या है और इन ग्रुप्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेट क्वेश्चन। एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ एनवायरमेंटल केसेस के लिए है। अच्छा, अ स्पेशल कोर्ट। हाँ, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन ग्रुप्स को पावर देता है कि वो पोल्यूटर्स या इवन गवर्नमेंट को कोर्ट में ले जा सकें और वहां उन्हें फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलता है। ये उनकी लीगल सुपर पावर है, समझे? सुपर पावर, वाह, अब हमेशा याद रहेगा। चलिए अब सेकंड मेजर रोल पर चलते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। यहाँ बात प्रोटेस्ट से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, दिस इज देयर रियल पावर। पहला, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। रिसर्च बेस्ड ग्रुप्स जैसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR और CSE हार्ड डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दे ब्रिंग डेटा टू द टेबल। यस,
और इसी डेटा ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी क्रूशल पॉलिसीज को शेप करने में हेल्प की। दूसरा रोल इसमें क्या है? दूसरा, जुडिशियल इंटरवेंशंस, जिसके लिए वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस या PILs यूज करते हैं। ये उनका सबसे इफेक्टिव वेपन है। इसका कोई क्लासिक एग्जांपल? द लैंडमार्क MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसी एक PIL ने दिल्ली के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्लीनर CNG फ्यूल पर शिफ्ट करवा दिया था। ओह वाओ, दैट्स अ ह्यूज इंपैक्ट। बहुत। तीसरा रोल है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होता। ग्रुप्स जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर में हेल्प करते हैं बाय एक्सपोजिंग पोचिंग नेटवर्क्स। तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज पर प्रेशर बनाते हैं। करेक्ट। और चौथा है इंटरनेशनल एडवोकेसी। जब इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जैसे पेरिस एग्रीमेंट में अपना स्टांस डिसाइड करता है तो इन डोमेस्टिक ग्रुप्स का इनपुट और रिसर्च बहुत मैटर करता है। ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव हो गया। यहाँ एक और क्रॉस क्वेश्चन है आंसर स्ट्रक्चर पर। एक 15 मार्क क्वेश्चन में इन 4 पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में लिखना बेहतर है या अलग-अलग सब हेडिंग्स यूज करना? हमेशा अलग-अलग सब हेडिंग्स। एक लंबे आंसर में स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जुडिशियल इंटरवेंशंस जैसे क्लियर सब हेडिंग्स आंसर को पढ़ने में आसान बनाते हैं। और एग्जामिनर के लिए ग्रेड करना भी इजी हो जाता है? बिल्कुल, क्लैरिटी से हमेशा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। एक और कंटेंट क्वेश्चन। MC मेहता केस बहुत फेमस है। हाँ। तो क्या एक वेल एक्सप्लेन्ड लैंडमार्क केस मेंशन करना बेहतर है या 4-5 लेस एक्सप्लेन्ड केसेस की लिस्ट देना? हमेशा एक वेल एक्सप्लेन्ड लैंडमार्क केस ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखाता है। सिर्फ MC मेहता का नाम लिखने के बजाय उसका इम्पैक्ट, CNG कन्वर्जन एक्सप्लेन करना, ये शो करता है कि आप उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। ग्रेट टिप। और फाइनल रोल है एडवोकेसी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में है। यस, यहाँ आप उनके डाइवर्स काम को दिखाने के लिए कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देते हैं। जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक हिस्टोरिक एग्जांपल है। ठीक है। एयर क्वालिटी के लिए CSE का क्लीन एयर कैंपेन, जिसकी वजह से स्ट्रिक्टर BS6 इमिशन नॉर्म्स आए। राइट। मरीन कंजर्वेशन के लिए टर्टल एक्शन ग्रुप्स जैसे ग्रुप्स ने ऑलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने में काम किया है। और क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंडिया जैसे कोलिशंस हैं। ओके। तो अब लास्ट सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन इस टॉपिक पर। स्ट्रक्चरली ये एडवोकेसी वाला पार्ट एग्जांपल्स के साथ कहाँ फिट होना चाहिए, मेन बॉडी में या कंक्लूजन में? ये बॉडी का फाइनल पार्ट होना चाहिए, कंक्लूजन से ठीक पहले। ये एक तरह से पावरफुल एविडेंस का काम करता है। आप कह रहे हैं हियर इज द प्रूफ कि इनके मेथड्स रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। गॉट इट। फाइनल कंटेंट क्वेश्चन, क्या ये ग्रुप्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? हमारा आंसर अभी तक सिर्फ उनकी सक्सेसेस पर फोकस कर रहा है। क्या हमें उनके चैलेंजेस भी मेंशन करने चाहिए? एक्सीलेंट पॉइंट। एक बैलेंस्ड और हाई स्कोरिंग आंसर के लिए कंक्लूजन परफेक्ट जगह है चैलेंजेस को ब्रीफली मेंशन करने के लिए। जैसे लैक ऑफ फंडिंग, गवर्नमेंट प्रेशर या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक अच्छा कंक्लूजन उनके पॉजिटिव रोल को समराइज करता है, पर उनके हर्डल्स पर भी एक लाइन ऐड करता है। ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिखाता है। फैंटास्टिक, इसने तो पूरा टॉपिक कवर कर लिया। ओके दोस्त, अब थोड़ी एक्टिव लर्निंग का टाइम है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग environmental pressure groups act as vital democratic watchdogs, bridging citizen concerns with state action. चलो प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, ये ग्रुप्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो अवेयरनेस बिल्ड करते हैं, रिसर्च और कोड्स के जरिए पॉलिसी को एक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इश्यूज पर एडवोकेसी करते हैं। ये सब उन्हें इंडिया के एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक एसेंशियल पिलर बनाता है। प्यो, क्या शानदार शुरुआत हुई। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं, जो हमें जंगल से सीधा बोर्डरूम्स में ले जाएगा। क्वेश्चन: Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business associations contribute to public policies. GS2 Governance 2021 10 marks. Broad micro theme: governance and public-private partnership. Okay, let's unpack this. हम अक्सर FICCI, CII या ASSOCHAM जैसे नाम सुनते हैं, खासकर बजट के टाइम। तो ये है बिजनेस एसोसिएशंस, पर ये आखिर करते क्या हैं? Essentially ये इंटरमीडियरीज हैं। आप कह सकती हैं एक ब्रिज है पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच। ब्रिज, ठीक है। इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट को GST जैसी कोई बड़ी पॉलिसी लानी है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसका हजारों अलग-अलग इंडस्ट्रीज पर क्या इंपैक्ट होगा? सही बात है, फीडबैक कौन देगा? एग्जैक्टली। उन्हें कंसोलिडेटेड एक्सपर्ट फीडबैक कौन देगा? यहाँ ये एसोसिएशंस आते हैं। वो बिजनेस की कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल तो प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स हैं। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर इन एसोसिएशंस के हेड से मिलती हैं उनके सजेशंस लेने के लिए। बिल्कुल, दैट्स देयर इन्फ्लुएंस इन एक्शन। तो चलिए मॉडल आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब बॉडी के लिए वो कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं? हाँ, हाउ इज द मेन क्वेश्चन? इसको हम दो मेन पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला, उनका रोल इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिसर्च। देखिए, दूसरे ग्रुप्स के ऑपोजिट इनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं। FICCI और CII जैसी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटेंसिव रिसर्च करती हैं। अच्छा, वो पोजीशन पेपर्स तैयार करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। लेबर रिफॉर्म्स या टैक्स पॉलिसी जैसे इश्यूज पर वो सिर्फ ओपिनियंस नहीं देते, वो डेटा के साथ अपनी बात रखते हैं। और इसमें दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। वो इंडस्ट्री राउंड टेबल्स, सेमिनार्स और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री लीडर्स आमने सामने आते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि पॉलिसीज एक वैक्यूम में ना बने। हाँ, ग्राउंड रियलिटी को समझ कर बने। तो यहाँ मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन है आंसर राइटिंग पर। क्वेश्चन सीधा एक्सप्लेन हाउ पूछ रहा है, तो पैराग्राफ में लिखना बेहतर है या एक फ्लो चार्ट या डायग्राम यूज करना? देखिए, 10 मार्क क्वेश्चन में स्पीड और क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
पॉलिसी एडवोकेसी और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जैसे क्लियर हेडिंग्स के साथ एक सिंपल स्ट्रक्चर सबसे इफेक्टिव है। और फ्लो चार्ट? अगर टाइम हो तो एक छोटा साफ सुथरा फ्लो चार्ट एक ग्रेट वैल्यू ऐड हो सकता है, रिसर्च से कंसल्टेशन से पॉलिसी इनपुट तक का फ्लो दिखाने के लिए। ठीक है, अब कंटेंट पर आते हैं। आपने पोजीशन पेपर्स का जिक्र किया, क्या ये पेपर्स गवर्नमेंट पर लीगली बाइंडिंग होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो प्योरली एडवाइजरी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो डीप रिसर्च पर बेस्ड होते हैं और एक पावरफुल इकोनॉमिक सेक्टर के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सीरियसली लेती है। मतलब दे आर टूल्स ऑफ पर्सुएजन, नॉट कंपल्शन। प्रिसाइसली। समझ गया। चलिए अब मैकेनिज्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिस्कस करते हैं। वो एक्चुअल में प्रेशर कैसे डालते हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट एंगेजमेंट, इसे इनसाइडर गेम कह सकते हैं, क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स होती हैं मिनिस्ट्रियल कमिटीज और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के साथ। अच्छा, उन्हें गवर्नमेंट अपॉइंटेड टास्क फोर्सेज में भी शामिल किया जाता है, राइट? हाँ बिल्कुल, उन्हें टेबल पर सीट मिलती है जहां डिसीजंस लिए जाते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग। ये आउटसाइडर गेम है। वो कॉन्फ्रेंसेज, मीडिया कैंपेन्स और रिपोर्ट्स के जरिए इकोनॉमिक पॉलिसीज पर पब्लिक डिस्कोर्स को शेप करते हैं। मतलब एक फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं। करेक्ट। और इन सब का इम्पैक्ट हमें कहाँ दिखता है? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सोचिए। बिजनेस एसोसिएशंस, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और एफडीआई के बहुत बड़े एडवोकेट्स थे। और हाल ही में मोर रिसेंटली सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया में उनका इनपुट पॉलिसीज को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने में बहुत क्रूशल रहा है। ओके, ये सब तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, पर एक बैलेंस्ड आंसर के लिए हमें दूसरी साइड भी देखनी होगी। सो दिस ब्रिंग्स अप एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैलेंजेस क्या हैं? एब्सोल्युटली, एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। सोर्सेज दो की चैलेंजेस पॉइंट आउट करते हैं। पहला, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में लॉबिंग बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। इससे ये सवाल उठता है कि वो पब्लिक गुड के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए। एग्जैक्टली, वो एक बहुत फाइन लाइन है। और दूसरा चैलेंज है इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बड़े एसोसिएशंस सच में सबको रिप्रेजेंट करते हैं? उन लाखों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज का क्या? हाँ, ये क्रिटिसिज्म तो अक्सर सुनने को मिलता है कि बड़ी कॉर्पोरेशंस की आवाज में छोटे बिजनेस की आवाज दब जाती है। सही है। तो अब क्रॉस क्वेश्चंस का टाइम। स्ट्रक्चरली एक 10 मार्क आंसर में चैलेंजेस को कितनी जगह देनी चाहिए? अलग सेक्शन होना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली एक अलग सेक्शन। एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोडक्शन 15%, रोल एंड मैकेनिज्म्स 50%, चैलेंजेस 25% और एक वे फॉरवर्ड कंक्लूजन 10%। चैलेंजेस को वेटेज देना एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग शो करता है। और एक कंटेंट क्वेश्चन, रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है और इसे वे फॉरवर्ड में मेंशन करने से एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट एक नए रेगुलेशन के पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को स्टडी करती है उसे इंप्लीमेंट करने से पहले। अच्छा, पहले से ही असेसमेंट। हाँ, और इसे अपने कंक्लूजन में सजेस्ट करना ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए एक फैंटास्टिक आइडिया है। ये एक स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म है जो डीप सब्जेक्ट नॉलेज और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट शो करता तो है। ये एक कीवर्ड है जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। डेफिनेटली। परफेक्ट दोस्त, इस लाइन को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ। Now pause and practice saying business associations serve as crucial knowledge partners in governance, but their influence must be balanced with transparency and accountability. चलो प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, बिजनेस एसोसिएशंस रिसर्च, डायरेक्ट लॉबिंग और पब्लिक ओपिनियन के जरिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, पर उनका काम ट्रांसपेरेंट हो और सभी बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करे, ये इंश्योर करना एक की चैलेंज बना हुआ है। ऑलराइट, बिजनेस की दुनिया से चलो खेत खलियानों की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है किसानों पर। क्वेश्चन, what are the methods used by the farmers' organizations to influence the policymakers in India, and how effective are these methods? GS2, Indian Polity 2019, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, एग्रेरियन मूवमेंट्स एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस। इसका सबसे पावरफुल रीसेंट एग्जांपल तो ऑफ कोर्स 2020-21 का फार्मर्स प्रोटेस्ट है। वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वो डेमोक्रेसी में प्रेशर अप्लाई करने की एक मास्टर क्लास थी। बिल्कुल, उस प्रोटेस्ट ने दिखा दिया कि कलेक्टिव एक्शन में कितनी ताकत है। जरा इमेजिन कीजिए, हजारों ट्रैक्टर्स दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल से ज्यादा टाइम तक खड़े हैं। वो इमेज ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सही है, तो उनके मेथड्स क्या हैं? सोर्सेज 3 मेन मेथड्स लिस्ट करते हैं। पहला, मास मोबिलाइजेशन एंड प्रोटेस्ट्स। ये उनका प्राइमरी टूल है। दिल्ली बॉर्डर्स पर हिस्टोरिक प्रोटेस्ट्स, ट्रैक्टर रैलीज और चक्का जैम्स यानी रोड ब्लॉकेड्स। ये सब गवर्नमेंट पर प्रेशर मेंटेन करने के तरीके हैं। एग्जैक्टली। दूसरा, मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन मैनेजमेंट। उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत स्मार्ट यूज किया सपोर्ट बिल्ड करने के लिए, नेगेटिव नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए और अपनी स्टोरी को ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए। हाँ, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और लंगर भी बहुत इफेक्टिव थे। सही है, वो पब्लिक को कॉम्प्लेक्स फार्म इश्यूज पर एजुकेट कर रहे थे। इट वाज अ मास्टर क्लास इन नैरेटिव बिल्डिंग। समझे? बिल्कुल। और तीसरा मेथड? तीसरा, पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन लॉबिंग। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल राउंड्स ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए और साथ ही साथ उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ अलायंस बनाकर इशू को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया। मतलब सड़क पर भी और पार्लियामेंट में भी एट द सेम टाइम। यस। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है, लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बहुत जरूरी है। हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स? सिर्फ प्रोटेस्ट करना तो काफी नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। और इसका आंसर कॉम्प्लेक्स है, मतलब मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। हम इफेक्टिवनेस को 3 एनालिटिकल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे? पहला, सक्सेसफुल आउटकम्स। 2021 में 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज का पूरी तरह से रिपील होना उनकी सबसे बड़ी और सबसे विजिबल सक्सेस है। हाँ, हिस्टोरिक विक्ट्री। सही है। इसके अलावा सालों से उनके प्रोटेस्ट की वजह से ही गवर्नमेंट्स हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस अनाउंस करती हैं और लोन वेवर स्कीम्स लाती हैं। ठीक है, ये तो सक्सेसेस हो गए। अब लिमिटेशंस क्या हैं?
दूसरा पॉइंट, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। उनकी स्ट्रेंथ पूरे देश में एक जैसी नहीं है। फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत स्ट्रांग है, पर दूसरे स्टेट्स में कमजोर है। जैसे उनकी नेशनल बार्गेनिंग पावर इफेक्ट होती है। करेक्ट। और कभी-कभी अलग-अलग फार्मा ग्रुप्स में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, जिससे उनकी कलेक्टिव डिमांड कमजोर पड़ जाती है। समझ गया। और तीसरा एनालिटिकल पार्ट। तीसरा, एक इम्पैक्ट असेसमेंट। वो अक्सर शॉर्ट टर्म गेन्स हासिल करने में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, जैसे इमीडिएट रिलीफ मेजर्स या किसी पॉलिसी का रोल बैक। पर लॉन्ग टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे एमएसपी के लिए एक लीगल गारंटी, उसके लिए सस्टेन्ड यूनिटी और कंटिन्यूअस एंगेजमेंट जरूरी है, जो बहुत मुश्किल है। चलिए अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चंस पर। आंसर स्ट्रक्चर के लिए 2020-21 प्रोटेस्ट को पूरे आंसर में कोर एग्जांपल के तौर पर यूज करना कितना क्रिटिकल है? ये एक गेम चेंजर है। ये सबसे रीसेंट, लार्ज स्केल और इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल है जो आपके लिखे हुए हर मेथड को वैलिडेट करता है। मतलब इसे सेंटर पीस ना बनाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल, इट्स द परफेक्ट केस स्टडी। ठीक है, अब कंटेंट पर। फार्म लॉज के अलावा फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म डिमांड क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखिए, वो प्रोटेस्ट से एमएसपी में टेम्पररी हाइक्स तो करवा लेते हैं, पर उनका अल्टीमेट गोल एक परमानेंट लीगल फ्रेमवर्क है जो एमएसपी को सभी मेजर क्रॉप्स के लिए एक एंटाइटलमेंट बना दे। अच्छा, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिसके लिए वो अभी भी लड़ रहे हैं। यस। इफेक्टिवनेस वाले पार्ट के लिए क्या बस दे आर समवट इफेक्टिव कहना ठीक है, या सक्सेसेस और लिमिटेशंस में तोड़ना जरूरी है? ये ब्रेकडाउन बिल्कुल जरूरी है। ये एक नुआंस्ड एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट करता है। आप एक सिंपल येस या नो नहीं दे रहे, बल्कि इशू को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं। मतलब पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं, कहाँ सक्सेस मिली, कहाँ नहीं और क्यों। एग्जैक्टली। और इसी एनालिटिकल डेप्थ से टॉप मार्क्स मिलते हैं। एक क्विक फॉलो अप, जब वो पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज करते हैं तो क्या इससे उनके मूवमेंट के पॉलिटिसाइज होने का रिस्क नहीं होता? बहुत शार्प क्वेश्चन है, और ये एक रियल डायलेमा है जो वो फेस करते हैं। हाँ, रिस्क जरूर होता है, इसलिए वो अक्सर पब्लिक में एपॉलिटिकल होने का पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो पर्दे के पीछे से स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ले रहे हों। हाँ, एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक आखिरी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, इस आंसर का कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए या पेसिमिस्टिक? एक बैलेंस्ड कंक्लूजन सबसे अच्छा है। आप कह सकते हैं कि उनके मेथड्स पॉलिसीज को रेजिस्ट करने में इफेक्टिव साबित हुए हैं, पर उनकी फ्यूचर सक्सेस लॉन्ग टर्म पॉलिसी शेप करने में उनकी यूनिटी और न्यू स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगी। एक्सीलेंट। आप तैयार हैं प्रैक्टिस क्यू के लिए दोस्त? लेट्स प्रैक्टिस सेइंग दिस। द रिपील ऑफ द फार्म लॉज इन 2021 शोकेस्ड द पावर ऑफ सस्टेन्ड नॉन वायलेंट मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलो दिस लाइन को रिहर्स करो। इन शॉर्ट, फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस मास मोबिलाइजेशन जैसे पावरफुल मेथड्स यूज करके सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म सक्सेसेस हासिल कर लेती हैं, पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज के लिए रीजनल फ्रैगमेंटेशन जैसे चैलेंजेस को ओवरकम करना और यूनिटी मेंटेन करना जरूरी है। ओके, दैट वाज इंटेंस। चलिए अब थोड़ा थियोरेटिकल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful than formal pressure groups in recent years? GS2, Indian Polity 2017, 10 marks. Broad theme, evolving nature of democratic participation. Okay, let's unpack this. Formal versus informal. इसका मतलब क्या है? मैं एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ। एक फॉर्मल ग्रुप एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी जैसा है। सोचिए फिक्की या कोई ट्रेड यूनियन जैसे INTUC। हाँ, उनका एक ऑफिस होता है, एक प्रेसिडेंट, एक प्रॉपर हायरार्की। एग्जैक्टली। और एक इनफॉर्मल ग्रुप एक वायरल स्टार्टअप या सोशल मीडिया मूवमेंट जैसा है। सोचिए #MeToo मूवमेंट। राइट, कोई हेड ऑफिस नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा। कूल ना? परफेक्ट एनालॉजी। द गेम हैज ट्रूली चेंज्ड। चलिए पहले इन्हें क्लियरली डिफाइन करते हैं। फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स वो हैं जो एस्टैब्लिश्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। बिजनेस एसोसिएशंस, फिकी, ट्रेड यूनियंस, इंटुक और प्रोफेशनल बॉडीज जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट तक एस्टैब्लिश्ड एक्सेस होता है। सही है, जबकि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप ज्यादा फ्लूइड और डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इस कैटेगरी में एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, CSOs, इशू बेस्ड सोशल मीडिया मूवमेंट्स जैसे #India Against Corruption और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इनके इन्फ्लुएंस करने के मेथड्स कैसे अलग हैं? उनके मेथड्स काफी अलग हैं। सोर्स मटेरियल्स उन्हें अक्सर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, डायरेक्ट मेथड्स, जो ज्यादातर फॉर्मल ग्रुप्स यूज करते हैं। इसमें डायरेक्ट लॉबिंग, मेमोरेंडम सबमिट करना और गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमिटीज का हिस्सा बनना। वो इनसाइड द सिस्टम काम करते हैं। करेक्ट। फिर आते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स, जो इनफॉर्मल ग्रुप्स की स्ट्रेंथ हैं, जैसे मीडिया कैंपेन्स, सोशल मीडिया एक्टिविज्म, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, मार्चेस। मतलब वो सिस्टम के आउटसाइड काम करके उस पर प्रेशर बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछता है कि क्या हम एग्री करते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो गए? सो दिस रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर वो इतने पावरफुल क्यों हो गए हैं? इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, डिजिटल रेवोल्यूशन। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने मोबिलाइजेशन को बहुत फास्ट और सस्ता बना दिया है। एक व्हाट्सएप मैसेज से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। एक पावरफुल हैशटैग रातों रात एक वायरल कैंपेन बना सकता है, जो इंस्टेंट पब्लिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे पॉलिटिशियंस इग्नोर नहीं कर सकते। और इससे ट्रेडिशनल मीडिया गेटकीपर्स भी बाईपास हो जाते हैं। सही है। और तीसरा, एक परसीव्ड वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। जब लोगों को लगता है कि फॉर्मल चैनल्स जैसे पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं सुन रहे, तो वो नेचुरली ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढते हैं।
अच्छा, तो अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चंस पर। सवाल है, डू यू अग्री? हम्म। एक स्टूडेंट को इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? हाँ, नहीं या बीच का रास्ता? आपको एक क्लियर स्टैंड लेना होगा, पर उसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ बैक करना होगा। इस केस में एविडेंस ओवरवेलमिंगली सजेस्ट करता है कि आपको अग्री करना चाहिए। मतलब आंसर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, यस आई एग्री दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव बिकम एक्सीडिंगली पावरफुल। हाँ, और फिर अपने पॉइंट को प्रूव कीजिए। और उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बेस्ट एविडेंस क्या होगा? आपको पावरफुल एग्जाम्पल्स यूज करने होंगे। द राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन, जिसे एक इनफॉर्मल सिविल सोसाइटी कलेक्टिव ने लीड किया था, उसके कारण लैंडमार्क आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 बना। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट? हाँ, वो भी एक लार्जली इनफॉर्मल मूवमेंट था जिसने लोकपाल एक्ट को जन्म दिया। ये एग्जाम्पल्स अनडिनाइबल प्रूफ हैं। स्ट्रक्चरली क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस दिखाने के लिए एक टेबल यूज करना इफेक्टिव होगा? एब्सोल्युटली। एक टेबल एक कंपैरिजन क्वेश्चन के लिए एक्सीलेंट टूल है। आप कॉलम्स बना सकते हैं जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंस, फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स। वो विजुअली अपीलिंग होता है और एग्जामिनर के लिए डिस्टिंक्शंस क्रिस्टल क्लियर कर देता है। करेक्ट। अब एक शार्प कंटेंट क्वेश्चन, क्या ये कहना ठीक है कि फॉर्मल ग्रुप्स पॉलिसी डिटेल्स को पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस करने में बेहतर है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप्स पूरा पब्लिक एजेंडा सेट करने में बेहतर है? दैट इज अ वेरी शार्प एंड एक्यूरेट वे टू पुट इट। यस, फॉर्मल ग्रुप्स पॉलिसी ड्राफ्ट्स की निटी-ग्रिटी पर बोर्डरूम्स में काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप्स पब्लिक आई में काम करके किसी इशू को नेशनल एजेंडा पर लाते हैं। एक और ऑन दैट, इनफॉर्मल डिजिटल मूवमेंट्स के राइज के साथ क्या फॉर्मल ग्रुप्स जैसे ट्रेड यूनियंस फ्यूचर में इररिलेवेंट होने का रिस्क फेस कर रहे हैं? इररिलेवेंट तो नहीं, पर उनके मेथड्स को इवॉल्व होना पड़ेगा। वो सिर्फ ओल्ड स्कूल प्रोटेस्ट पर रिलाई नहीं कर सकते, उन्हें भी डिजिटल टूल्स अडॉप्ट करने होंगे, ट्रांसपेरेंट बनना होगा। उन्हें अडैप्ट करना होगा, वरना वो साइडलाइन हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लास्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, ऐसे आंसर को कंक्लूड कैसे करना चाहिए? कंक्लूजन में आर्ग्यूमेंट को सिंथेसाइज करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि फॉर्मल ग्रुप्स अपने इंस्टीट्यूशनल एक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इनफॉर्मल ग्रुप्स का राइज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी इंडिया में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिलियंट, तैयार हो जाओ दोस्त, ये एक की कॉन्सेप्ट है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द राइज ऑफ इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स पावर्ड बाय द डिजिटल रेवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स अ डीपर एंड मोर डायनामिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। चलो प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी से ड्रिवन इनफॉर्मल सोशल मूवमेंट्स बहुत पावरफुल हो गए हैं और अक्सर ट्रेडिशनल फॉर्मल ग्रुप्स को पीछे छोड़ देते हैं बाय यूजिंग स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन टू शेप द पॉलिटिकल एजेंडा। और अब हम अपने आखिरी सवाल पर आ गए हैं, जो सब कुछ एक साथ खूबसूरती से जोड़ता है। Question: Pressure group politics is sometimes seen as the informal face of politics. With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure groups in India. GS2 Governance 2013 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स। और इस आंसर को शुरू करने के लिए हम सीधा अपने ओपनिंग हुक पर वापस जा सकते हैं, वो 1196 करोड़ रुपीस फ्रॉम इलेक्टोरल ट्रस्ट्स। बिल्कुल। क्या परफेक्ट तरीका है पावर और मनी को शो करने का। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमें उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को असेस करने के लिए कह रहा है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया बहुत डाइवर्स है, हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास बिजनेस ग्रुप्स हैं जैसे फिक्की और एसोचेम, जो वेल फंडेड और ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर है प्रोफेशनल बॉडीज जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो स्पेसिफिक प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। हमारे पास ट्रेड यूनियंस है जैसे INTUC और BMS, और आखिर में एक बहुत बड़ा और वेरीड ग्रुप है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हर तरह के NGOs आते हैं। ह्यूमन राइट से लेकर एनवायरनमेंट तक। हाँ। तो ये हो गया व्हाट दे आर। अब आते हैं उनके फंक्शनिंग एंड मेथड्स पर, यानी व्हाट दे डू। उनके मेथड्स, उनके स्ट्रक्चर जितने ही डाइवर्स हैं, वो डायरेक्ट लॉबिंग यूज करते हैं, लेजिस्लेटर्स और मिनिस्टर्स से मिलना, वो मीडिया एडवोकेसी में एंगेज करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए मीडिया का यूज, और इलेक्टोरल फंडिंग। हाँ, इलेक्टोरल सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना, अक्सर इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे चैनल्स के जरिए, और आखिर में मास मोबिलाइजेशन, प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना। ओके, पर क्वेश्चन में असेस वर्ड है, इसका मतलब हम सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमें एनालाइज करना होगा। प्रिसाइसली, एक असेसमेंट के लिए क्रिटिकल लुक जरूरी है। तो चलो इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव साइड पर उनका पॉलिसी इन्फ्लुएंस अक्सर बेनिफिशियल रहा है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना, वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को भी एनहांस करते हैं। लोगों को आवाज देकर। सही है, लेकिन सीरियस चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा है रेगुलेटरी गैप्स। इंडिया में लॉबिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, जिससे ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और क्रोनी कैपिटलिज्म के कंसर्न्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। और एक और बड़ा चैलेंज है अनइवन एक्सेस। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जिन ग्रुप्स के पास ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सेस पॉलिसी मेकर्स तक बेहतर होता है। मतलब मार्जिनलाइज सेक्शंस जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज पीछे रह जाते हैं। हाँ, इससे एक सीरियस इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। एज ए आंसर के कंक्लूजन में क्या लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट जैसा कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन देना जरूरी है? एब्सोल्युटली। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। एक कॉन्क्रीट फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन जैसे लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट सजेस्ट करना, जो लॉबिंग एक्टिविटीज को पब्लिक और ट्रांसपेरेंट बनाएगा, ये दिखाता है कि आपने इशू को डीपली सोचा है। और इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। राइट। एक कंटेंट क्वेश्चन, इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स फ्रेज का मतलब क्या कुछ इलीगल या नेगेटिव है? बहुत अच्छा न्यूआंस है ये। प्राइमरीली इसका मतलब बस ये है कि ये फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के बाहर ऑपरेट करता है,
लेकिन क्योंकि इनफॉर्मल स्पेस अक्सर अनरेगुलेटेड और ओपेक होता है, इसमें कभी-कभी नेगेटिव कॉनोटेशंस आ सकती हैं। सीक्रेट डील्स और अनड्यू इन्फ्लुएंस की। एग्जैक्टली और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन इतने जरूरी हैं। आंसर स्ट्रक्चर के लिए क्या स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को हर ग्रुप के लिए मिक्स करना बेहतर है या दो अलग-अलग बड़े सेक्शंस बनाना? दो अलग सेक्शंस बहुत बेहतर है। इससे क्लैरिटी आती है और क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को एक-एक करके डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए, फिर फंक्शनिंग। ठीक है, लॉजिकल है। इतने सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, तो क्या हर एक का एक एग्जांपल देना बेहतर है या सिर्फ कैटेगरीज के नाम? हमेशा कम से कम एक स्पेसिफिक वेल नोन एग्जाम्पल जरूर दीजिए। सिर्फ बिजनेस ग्रुप्स कहने से बेहतर है बिजनेस ग्रुप्स लाइक फिक्की। एग्जाम्पल्स आपके आंसर को कॉन्क्रीट और क्रेडिबल बनाते हैं। एक और, क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग टाइम पर फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप दोनों हो सकती है? ये बहुत ही फैसिनेटिंग थॉट है। हाँ, एक तरह से एक फॉर्मल एनजीओ फॉर्मल मेथड्स यूज कर सकती है, जैसे एक रिपोर्ट सबमिट करना, पर वो इनफॉर्मल मेथड्स भी यूज कर सकती है, जैसे सड़क पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना। तो लाइंस ब्लरी हो सकती हैं। आखिरी सवाल इस पर, अगर लॉबिंग को लीगली रेगुलेट कर दिया जाए तो क्या इससे प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स का इनफॉर्मल नेचर खत्म हो जाएगा? इनफॉर्मल नेचर खत्म नहीं होगा, पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पॉलिटिक्स तब भी फॉर्मल इलेक्शंस के बाहर ही होगी, पर इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस रोशनी में आ जाएगा। ये प्रोसेस को फॉर्मलाइज करेगा, ग्रुप्स के स्टेटस को नहीं। वंडरफुल, इसने तो सब कवर कर लिया। दोस्त, चलो आज की आखिरी लाइन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस दिस। In a vibrant democracy, pressure groups are crucial intermediaries, but their functioning must be regulated to ensure transparency and equitable access for all. चलो प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स का स्ट्रक्चर डिवर्स है और वो पॉलिटिक्स के इनफॉर्मल फेस के रूप में काम करने के लिए मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं, पर उनके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए रेगुलेशंस की सख्त जरूरत है। वाह, क्या जबरदस्त सेशन था। चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसका एक क्विक एंथुसियास्टिक रिकैप करते हैं। हमारा आज का मेन थीम था प्रेशर ग्रुप्स एंड द रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी। सही है, और यहाँ है हमारे डीप डाइव के की टेकअवेज। पहला हमने देखा कि कैसे एनवायरमेंटल ग्रुप्स देश की अंतरात्मा की तरह काम करते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस से लेकर पावरफुल PILs तक सब कुछ यूज करके हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि बिजनेस एसोसिएशंस गवर्नेंस में नॉलेज पार्टनर्स हैं, जो डिटेल्ड रिसर्च और डायरेक्ट लॉबिंग से इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करते हैं, पर उनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तीसरा हमने एनालाइज किया कि कैसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रैगमेंटेशन के बावजूद मास मोबिलाइजेशन की पावर से बड़ी पॉलिटिकल जीतें हासिल कर सकते हैं, जैसे फार्म लॉज का रिपील। चौथा हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल ग्रुप से एजाइल टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनफॉर्मल सोशल मूवमेंट्स की तरफ पावर शिफ्ट को समझा, जो अब पब्लिक एजेंडा को डोमिनेट करते हैं। और आखिर में हमने ओवरऑल सिस्टम को असेस किया और कंक्लूड किया कि ये ग्रुप्स एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, पर इंडिया को उनके फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए रेगुलेशंस की जल्द जरूरत है। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी सिर्फ हर 5 साल में एक बार वोट डालने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये एक जिंदा सांस लेती हुई और कांस्टेंट नेगोशिएशन है, जो हर दिन होती है, बोर्ड रूम्स में, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और कोर्ट रूम्स में। ये ग्रुप्स उस डेली डेमोक्रेसी के इंजन्स हैं। और अब हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने इनफॉर्मल ग्रुप्स को कैसे एम्पावर किया है। जैसे जैसे AI और डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजीज कॉमन होंगी, प्रेशर ग्रुप्स पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए क्या नए मेथड्स यूज करेंगे? और हम एज सिटीजन्स कैसे पता लगा पाएंगे कि क्या असली है और क्या मैन्युफैक्चर्ड प्रेशर? सोचिएगा जरूर। हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए सब कुछ है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए सोर्सेज पर ऐसा ही डीप डाइव करें तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डाइव में।